हेलो एवरीवन, मुझे देख पा रहे हैं सभी लोग? मुझे सुन पा रहे हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड मी। हेलो एवरीवन, सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। थोड़ा टेक्निकल रीजंस की वजह से यहाँ से स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, तो क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी आज हो गई थी, तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन थोड़ा ज़्यादा ही समय हो गया है, तो ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, फटाफट ये देख पा रही है। सो आर्ट एंड कल्चर की आज अपनी 10वीं क्लास होगी और आर्किटेक्चर आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे, कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के बारे में बात करना है और साथ ही साथ हमें जो बात करना है वो मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर भी बात करना है। तो इन दोनों के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं, प्रोविंशियल एंड मुगल आर्किटेक्चर। फटाफट और हार्डली आई विल टेक वन मोर क्लास फॉर यू। एक क्लास और मैं लूंगा, उसके आर्ट एंड जो आर्किटेक्चर है आपका, आर्ट एंड कल्चर है, उसका जो पार्ट है, जो मेजर पोर्शन है, वो मैं आपका कवर कर दूंगा 2020 के एग्जामिनेशन के लिए एज 2.0 में। ठीक है, सो चलिए फटाफट लोग कनेक्ट हो जाइए प्लीज। एक बार जितने भी लोग हैं, सभी लोग जितने हैं वो प्लीज कनेक्ट हो जाइए। जितने भी लोग हैं प्लीज कनेक्ट हो जाइए। क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, आज आई बिलीव कि आज आप लोगों ने सुबह 9 बजे ये प्रोग्राम भी देखा होगा, अनअकैडमी चैंपियंस कनक्लेव का, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोग को इनरिच करना, क्योंकि आप लोग की जो प्रिपरेशन में जो रिक्वायरमेंट होती है, कई आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम्स क्या टॉपर्स ने भी फेस किया है, क्या उन्होंने उसको फेस किया या केवल आप फेस कर पा रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे, जिन सवालों के साथ आज हम लोगों ने सुबह बात करी है। आज इस बार यूपीएससी 2019 के टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 प्रदीप सिंह जी से, ठीक है ना। उन्होंने बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत जनरसिटी में आप सभी के आंसर्स को उन्होंने पिक किया और आंसर भी किया, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस को वहां रेस्पॉन्ड कर रहा था, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आपके जो चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस भी आ रहे थे, उन्हें भी हमने लिया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चंस भी इनवाइट किए थे, जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे क्वेश्चंस भी भेजे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने उनसे पूछा भी था। और इनफैक्ट इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो आज का जो कनक्लेव में जो क्वेश्चंस उनके सामने रखे गए थे, वो वस्तुतः आपके ही सवाल थे। तो प्लीज इस सेशन को जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, प्लीज वॉच जरूर कर लीजिएगा। सो दैट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल, बिकॉज की ऑल इंडिया रैंक 1 आपके पास आ गए। इतने हम्बल तरीके से, जेनरोसिटी के साथ वो आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आपके प्रश्नों को सुन रहे हैं। बहुत ही पेशेंस लिसनिंग उन्होंने दी और आप सभी लोगों का सवाल और जवाब उन्होंने बहुत कायदे से कराया। ठीक है, सो आप हमें अपना समर्थन देते रहिए। आगे भी हम इस तरीके के कार्यक्रम को करते रहेंगे। जब कभी भी आपकी जरूरत होगी, हम इस तरीके से टॉपर से मीट आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, सो जिन लोगों ने अभी तक कनक्लेव में जाकर से देखा नहीं है, प्लीज जाइए व्हाट्सएप जो आपका अनअकैडमी का ऐप है, डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया है तो, और जाकर के ये जो सेशन रहा है इसको प्लीज वॉच कीजिएगा। वहां मेरा प्रोफाइल होगा, पवन कुमार के नाम से ढूंढेंगे, उस प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये आपके लिए अल्टीमेट आपके लिए एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज जिसके एग्जाम के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, जिस रैंक को आप एस्पायर कर रहे होंगे, आज वो खुद आपसे वो सारी चीजें डिस्कस करने वाला है कि क्या उनका बैकग्राउंड था, क्या उन्होंने प्रॉब्लम डिफिकल्टी उन्होंने फेस करी, किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया और किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया था। आपको शायद मालूम होगा, अभी तक कई लोगों ने आपने देखा भी होगा और आज भी आपने सुना होगा उनको, जिन लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद, बीटेक करने के बाद कंप्यूटर साइंस में उन्होंने पहली बार यूपीएससी टच नहीं किया, उन्होंने एसएससी सीजीएल को दिया और उस एग्जाम को क्लियर किया। वहां वो इनकम टैक्स में लगे, फिर भी उनके सपने छोटे नहीं थे, सपने उनके बड़े थे। उन्होंने लगातार प्रयास करता रहा, जॉब में रहते हुए प्रयास किया। इसका मतलब यह है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और आपने देखा है कि एक एसएससी सीजीएल के थ्रू जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया था, सीजीएल को, उन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया। 2 बार उनके प्रीलिम्स नहीं हुए यूपीएससी के, फिर थर्ड टाइम उन्होंने मेंस क्लियर किया और फाइनली भी सिलेक्शन हुआ उनका। और पहली बार उन्हें आईआरएस मिला कस्टम एक्साइज में। फिर भी उन्होंने अपने सपने को विराम नहीं दिया, बल्कि लगातार वो दौड़ते रहे, आईएएस के लिए स्ट्राइव करते रहे। इस बार उन्हें आईएएस ही नहीं मिला, बल्कि उन्हें यूपीएससी 2019 की परीक्षा में प्रथम स्थान भी हासिल हुआ। सो यू कैन ऑल्सो बी दैट। सो इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग। मुझे लगता है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है उनको सुनना। दूसरा, जिन लोगों को 4 अक्टूबर को पेपर देना है, उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है कि अब जो आपके पास समय है, अपने आप को कूल और कंपोज रखने का समय है। क्योंकि वहां जो एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे प्रीलिम्स के पेपर में, प्रीलिम्स आपका टलने वाला नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपका 4 अक्टूबर का होगा, ये बात जान लीजिए। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग डुंडल में कर रहे थे। मैंने कल ही कह दिया था कि पेपर टलने की संभावना नहीं है, पेपर होगा। मैंने परसों भी कहा था, जब से ये सारा ड्रामा चल रहा है तब से मैं कह रहा था कि इन सबों से दूर रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपका अपना क्वालिटी टाइम वेस्ट हो रहा है। एनीवेज, तो प्रदीप सिंह जी ने यह भी कहा है कि आप अपने आप को कूल और कंपोज रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न यूपीएससी में आते हैं जो बदलते हुए प्रवृत्ति में आपने देखने को मिला होगा आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशन में,
कि जहां पर मैं आपका नॉलेज नहीं बल्कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग काम करेगी। जो आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया है, जो पवन सर ने आपको कंसेप्ट दिया है, आपके पवन सर ने पॉलिटी में हो या आर्ट एंड कल्चर में हो या कहीं हिस्ट्री में हो या कहीं भी आपको दिया है, तो ये जितने भी आपके पास हैं वहां पर में केवल नॉलेज ही काम नहीं आना है बल्कि आपका क्या होगा, वहां पर में आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी काम करेगी। इसलिए 3-4 दिन का मेंटल रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है। पैनिक करने की कतई जरूरत नहीं है अगर आपको प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो प्लीज इस सेशन को जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू। चलिए आ जाइए, हम लोग आगे बात करें। अब ये देख पा रहे होंगे आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है। मैंने आपसे कहा 4 अक्टूबर की आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है प्रीलिम्स के लिए। जो 2020 के लिए भी जो एस्पायर कर रहे हैं, जो 2020 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जो 2021 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, 2022 के लिए कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला था कि पूरा का पूरा बैच कोर्स लेकर के आ रहा हूं, पूरा का पूरा बैच कोर्स, ठीक है ना, बैच कोर्स लेकर आ रहा हूं। ये अनाउंस मैंने आपको कर दिया था बहुत पहले ही। 5 अक्टूबर को ये बैच है। 4 अक्टूबर का आपका प्रीलिम्स खत्म होने वाला है। 5 अक्टूबर को मैं बैच बिना देरी के हुए, आप लोग मेरी बात जो मानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो भगवान मालिक है, वो खुद समझदार है, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जो लोग मेरी स्ट्रैटेजी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको कहना ये चाहूंगा कि 4 अक्टूबर का आपका पेपर समाप्त होगा। 5 अक्टूबर से मैं आपके लिए बैच लॉन्च कर रहा हूं। मैं बैच लॉन्च कर रहा हूं एक्सेप्शनल एजुकेटर्स। आप देख पा रहे होंगे मृणाल सर हैं यहाँ पे, हिस्ट्री के भी सर हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे पवन सर हैं। इसके अलावा एक पूरी की पूरी टीम है, पूरी की पूरी एक स्प्लेंडेड, एक फैंटास्टिक टीम है जो 2021, 20, 22 सबके लिए काम करने वाली है। ठीक है, इस बैच को मैं लॉन्च करने वाला हूं 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर को प्लस के ऊपर में 5 अक्टूबर को शाम में 6:30 बजे। सो यू शुड ज्वाइन दिस बैच, रादर इट इज अ मस्ट बैच फॉर एवरीवन। सभी के लिए एक मस्ट बैच है, एक मस्ट बैच है, आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आप बार बार कह रहे थे सर बैच बैच कैसे करना है, और इसमें जो हमारी ये कोशिश रहेगी वो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि फाउंडेशन से लेकर के आपको मेंस तक प्रीलिम्स को तैयार करवाएंगे। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स, exceptional educators. These are not only top educators, rather they are exceptionally good teachers, exceptional educators. So you should join this batch. ठीक है, अब मैं आपके लिए क्या करूं, टॉपर से मीट करवा रहा हूं आपके लिए। मैंने हमेशा, सभी लोग कई तरीके से अपने क्लेम करते रहते हैं, बट आई डिड दैट। मैंने आपको ऑल इंडिया रैंक 1 से मुखातिब करवाया। मैंने आपको अपॉर्चुनिटी से पहले भी दी थी, 65th रैंक से मैंने आपको मुखातिब करवाया। दे आर फ्रॉम योर बैकग्राउंड। ये वो लोग हैं जो आपके बैकग्राउंड से हैं, सपने देखते ही नहीं है बल्कि ये काम करते हैं, उनको अचीव भी करते हैं। ये आपके लिए इंस्पायरिंग होना चाहिए, इंस्पिरेशन इनसे आपको लेना चाहिए। मैं आपके लिए लगातार सोच रहा हूं कि क्या आपको प्रीलिम्स के वक्त जरूरत है, क्या आपको मेंस में होनी चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, 4th को पेपर खत्म हो रहा है, 5th से आपका बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग 2020 के लिए भी हैं, जो दो लोग 2021 के लिए, 22 के लिए प्रिपेयर करें, यू शुड नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड ज्वाइन दिस बैच। डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए आपको, राइट। सो चलिए मैं बता दूं कि ये मेरा बैच है जिसमें कि एक्सेप्शनल एजुकेटर्स लॉन्चिंग बाय पवन सर। 5 अक्टूबर को ये बैच शुरू हो रहा है, राइट। चलिए आज ये सारी चीजें अभी मैं रखता हूं कि जूनियर बीट के बारे में आप जानते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने अभी भी कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक इसको मिस किया है, डोंट मिस दिस। प्लस का कोर्स ज्वाइन कीजिए और इन कोर्सेज को भी कर लीजिए, इनको बिल्कुल निपटा दीजिए, आपको निपटा देना चाहिए। मैं लगातार आपको कई दिनों से कहता आ रहा था, बल्कि महीनों से कहता आ रहा था, आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। डोंट टेक प्रेशर ऑन योरसेल्फ, बल्कि अपने काम को ईज आउट करें, ईज आउट कीजिए, ईज में आ जाइए। बिल्कुल अपने काम को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके सरल तरीके से करना शुरू कीजिए। ऐसे नहीं एक बार में सारा काम अपने ऊपर ले लेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, तो फिर आप क्रैश कर जाएंगे। क्रैश नहीं करना, आपको कछुए की तरीके से चलना। मैं बार बार बोलता रहता हूं कि आपको हल्का हल्का अपने आप को पुश करने की जरूरत है, मूव करने की जरूरत है, राइट डायरेक्शन में चलने की जरूरत है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सो अभी भी मेरी बात मानिए, फॉलो मी, फॉलो माई स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री को जाकर फटाफट खत्म कर लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसे वहां पर प्लस पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। 10 सितंबर से ये बैच शुरू हुआ है आपका, राइट। और ये तो मेरे बारे में आप जानते होंगे, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, ठीक है। आज मास्टर सीरीज की आखिरी क्लास होगी आपकी। आज मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा 9 PM पे, ठीक है ना, अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स में, ठीक है। करंट अफेयर्स फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स। अभी हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अगले क्लासेस में बात बताऊंगा मैं आपको। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर सारी क्लासेस लाइव होती हैं, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि आज जो भी हमारी बातचीत हुई थी, आपने देखा है कि किस तरीके से क्लासेस के अलावा डाउट का कितना ज्यादा रोल होता है। क्योंकि मैंने एक सवाल भी पूछा था रिवीजन और सेल्फ असेसमेंट को लेकर के, रिवीजन कैसे होना चाहिए और आपका सेल्फ असेसमेंट कैसे होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे मेरे जो क्लासेस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है ना। सारा का सारा क्लास मेरा स्ट्रक्चर्ड होता है और साथ ही साथ अनअकैडमी इन चीजों का ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ जितने भी कोर्सेस हैं उनको लाइव भी करता है। सो यू शुड ज्वाइन दिस, ठीक है। दिस इज माय कोड POWEN10, डोंट फॉरगेट दिस कोड। ये हम लोग को अभी क्या करना है, इस कोड के थ्रू जाकर के आपको ज्वाइन करना है। इफ यू वांट टू हैव माय गाइडेंस, माय पर्सनल एक्सपर्टाइज, जितनी भी चीजें मेरी हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज माय कोड POWEN10। सो इट इज द सेवियर कोड, आप ये जान लीजिए, इट इज द सेवियर कोड, ठीक है ना। आई डोंट क्लेम
रादर माई वर्ड्स डजंट स्पीक बट माई एक्शन स्पीक्स। ये याद रखिएगा, मेरे शब्द काम नहीं करते, मेरे एक्शन काम करते हैं। जो आपको चाहिए वो मैं हमेशा ला के देता हूं, हमेशा आपके लिए करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपका भी एक दिन मैं इंटरव्यू करूं, आपको मैं टॉपर बनाऊं, आपको मैं यूपीएससी क्लियर करवाऊं। सो यू शुड ज्वाइन दिस बैच थ्रू दिस कोड PAVAN10, राइट गाइस। सो फटाफट आ जाइए, अभी हम लोग बात करना शुरू करें, अपने मुद्दे पे आ जाएं। ऐसे थोड़ा सा विलंब हो चुका है, आ जाइए। प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग को बात करना है। प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, देखिए ये लोकल स्टाइल है। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा आराम से हम लोग फिर बात करें। ये लोकल आर्किटेक्चर है, ठीक है ना, लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, ठीक है। इसके जो प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो मेडिवल पीरियड में आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स आपको दिखाई देंगे, 4 बल्कि, बंगाल, बीजापुर, जौनपुर और मांडू। ये 4 इसके जो है रीजनल सेंटर्स हैं, प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये 4 सेंटर है, और यहां पर में ये जो स्टाइल आपको देखने को मिलेगा बंगाल में मेडिवल पीरियड में, बीजापुर में, जौनपुर में, मांडू में, ये सब के सब इंडो इस्लामिक स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी कि इंडो सार्सनिक स्टाइल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंडो इस्लामिक स्टाइल, ठीक है, राइट गाइस। आ जाइए आगे हम लोग बात करें। इसमें जो पहला स्कूल है दैट इज कॉल्ड बंगाल स्कूल, ठीक है ना। इसका जो टाइम पीरियड है वो देखेंगे, ये आपका लगभग मैच करता है किसे, दिल्ली सल्तनत से। इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत से थोड़ा आगे भी जाता है, बाबर के पीरियड में भी निकल आता है, ये मुगलों के शुरुआत में भी आपको दिखाई देगा बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया किसका, ईंटों का, ब्रिक्स का यूज किया गया, ईंट का किया गया, और ब्लैक मार्बल को यूज किया गया। ये याद जरूर रखिएगा कि अभी तक आपने देखा होगा कि व्हाइट मार्बल के बारे में हर जगह पर चर्चा मिलती है, लेकिन आप यहां देखेंगे कि यहां पर आपके लिए ब्लैक मार्बल को यूज किया गया, ठीक है। दूसरी बात है, कल मैंने आपको चर्चा में बताया था कि एक होता है बंगाल रूफ, जिसमें स्लैंट करके आप देखेंगे कि वो रूफ बनाया जाता है, स्लैंट का टाइप का, दैट इज कॉल्ड बांग्ला रूफ, ठीक है, बांग्ला रूफ इसको बोलते हैं, दिस इज द। तो यहां पर हम देखेंगे बांग्ला रूफ का प्रयोग किया गया है, दैट इज कॉल्ड बांग्ला रूफ। तो यहां पर जो रूफ जो दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड बांग्ला रूफ। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कदम रसूल मॉस्क है जो कि गौर में है, अदीना मस्जिद है ये आपका पांडुआ में, ठीक है ना। सो कदम रसूल मॉस्क इन गौर, फिर अदीना मॉस्क इन पांडुआ, एटसेट्रा, राइट सर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पास दिख रहा है, ये आपके पास जो इमेज है वो है आपके पास ये कदम रसूल, ये अदीना मस्जिद का है, ये अदीना मस्जिद का है, राइट। सो इट इज द अदीना टेम्पल, पांडुआ का है, ये आप देख पा रहे होंगे, टेम्पल नहीं मॉस्क है ये आप देख पा रहे होंगे। और इस पे भी आप देखेंगे हिंदू आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा, ये आपको दिख पा रहा होगा। ये अब सारी चीजें मुझे बताने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इतने मास्टर हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं कि कम से कम आर्किटेक्चर में चीजों को आप देखते ही पहचान लेंगे कि इसके अंदर क्या बातें हैं और क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। सो आप ये देख पा रहे होंगे, राइट। चलिए दूसरे स्कूल की तरफ चलते हैं। जो दूसरा प्रोविंशियल स्कूल हमारे पास है वो है जौनपुर स्कूल, जिसको सरकी स्कूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको संरक्षण दिया गया था सरकी शासकों के द्वारा, ठीक है ना, सरकी शासकों के द्वारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल है जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में फ्लरिश हुआ था, डेवलप हुआ था, जौनपुर उत्तर प्रदेश में, जौनपुर उत्तर प्रदेश, राइट। सो ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे क्या कि इसने मीनार्स को क्या क्या अवॉइड किया है। यहां पर मैं आपको इसमें क्या मीनार्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और यहां पर पठान शैली को क्या किया गया है, इसको जो है सो पठान शैली में इनको निर्मित किया गया है, ठीक है। सो देयर इज अवॉइडेड द यूज ऑफ मीनार्स, यानी कि मीनार्स आपके पास उपलब्ध नहीं है। मीनार आपको याद होगा, व्हाट इज द मीनार, मीनार इज दिस इज द मीनार, ठीक है। तो मीनार आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा, मीनार का एब्सेंस आपको यहां पर दिखाई देगा, और ये जो शैली है वो पठान शैली है। यहां देखेंगे क्या कि यहां पर जो यूज किया गया बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर्स को दिखाया गया, पेंट किया गया है ह्यूज स्क्रीन्स में, स्क्रीन्स के ऊपर में, राइट, स्क्रीन बना दिया गया और इसके ऊपर बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर्स पेंट किए गए, और इसको सेंटर में, और जो है पैसेज होता है ना, पैसेज प्रेयर हॉल का जो पैसेज होता है, ठीक है, उस बे में इसके दोनों तरफ इसको लगाया गया, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। अब आइए इसके बारे में बात करें। यह है अटाला मॉस्क जौनपुर का, ठीक है ना, यह अटाला मॉस्क जौनपुर, इसका जो गुड एग्जांपल है जौनपुर स्कूल का या सरकी स्टाइल का, दैट इज कॉल्ड अटाला मॉस्क, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आइए इसकी इमेज भी हम लोग देख पाए, तो ये आपके पास अटाला मस्जिद जौनपुर का है, ये इमेज आपको दिख पा रहा होगा। जो लोग जौनपुर से होंगे, उत्तर प्रदेश से होंगे, कभी ना कभी आपने जरूर इसे देखा होगा, निश्चित तौर पे आपने इसे देखा होगा। सो इसको विजुअलाइज कर लीजिए, एक एक जो इसके फीचर्स हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, चाहे वो एंट्रेंस का बनाया हुआ हो, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, आर्कवेट, रिबेट, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, मॉडिफिकेशन समझ में आ रहा है, डोम के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो अब मुझे बताने की जरूरत कतई नहीं है कि आप जो देख पा रहे हैं फ्लोरल मोटिव्स वगैरह बनाया गया है, फिर वेंटिलेशन के लिए स्पेस, ये सारी चीजें अब आप इन चीजों को देख करके अपने लिए रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ही तबीयत से, इत्मीनान से इन सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया है जो आपके एग्जामिनेशन में काम का होने जा रहा है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक फॉर यू पीपल, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये आपके काम, वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। तीसरा स्कूल जो हमारे पास है वो है कौन सा, ये है मालवा स्कूल, ठीक है।
मालवा स्कूल। मालवा स्कूल आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 1405 से लेकर 1569 के बीच का है। और मालवा इसलिए स्कूल बोलते हैं क्योंकि मालवा प्लाटू के क्षेत्र में, ये जो मालवा प्लाटू का रीजन है, यहां ये डेवलप किया। और इसके जो दो सेंटर हैं वो हैं धार और मांडू में, ठीक है। और इस शैली के ऊपर में मालवा स्कूल ऑफ जो आर्किटेक्चर है, इसके ऊपर आप देखेंगे क्या, यूरोपीय इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यूरोपियन इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा, यानी कि यूरोपीय प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यूरोपियन इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, यूरोपीय प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। सो यूरोपियन इन्फ्लुएंस, राइट सर। इसके देखेंगे क्या कि इसमें यूज क्या किया गया है, डेकोरेशन आपको दिखाई देगा। जो आर्क्स एंड पिलर्स होंगे ना, आर्क्स एंड पिलर्स जो दिखाई देंगे, यहां पर डेकोरेटेड स्टाइलाइज्ड यूज ऑफ आर्क्स हैं एंड पिलर्स हैं, ठीक है ना। आर्क और पिलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर मैं आप देखेंगे क्या, मीनार्स वे नॉट यूज्ड, मीनार का यूज यहां भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहां पर एक तो बड़ी बात यह है कि यहां जो आपको याद रखना है, जो बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहां पर यूरोपीय प्रभाव इस शैली के ऊपर में, इस प्रांतीय शैली के ऊपर में, इस क्षेत्रीय शैली में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां आप देखेंगे क्या कि डेकोरेटेड आप जो है स्टाइलाइज्ड यूज ऑफ आर्क्स एंड पिलर्स होते हैं, ठीक है ना। एंड मीनार्स वे नॉट इन यूज, ये यूज में नहीं था। साथ ही साथ इसमें जो मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसमें पर्यावरण का आप देखेंगे कि प्रति जो कॉन्शियसनेस है, जो एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस है, इस आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। क्या है पर्यावरण के हिसाब से, क्या कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलता है, क्या वो चेतनाएं हैं, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। और इस तरीके से अगर आप आंसर भी लिखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कम लोग लिख पाएंगे, बहुत कम लोग समझेंगे भी। आपको लिखना क्या, एनवायरमेंटल इंपैक्ट। क्या है एनवायरमेंट का, ये देखें एनवायरमेंटल एडाप्टेशन में क्या है। अब देखिए इसमें है बड़ी बड़ी खिड़कियों का यूज किया गया है। अगर बड़ी बड़ी खिड़कियां यूज की गई हैं तो इसमें हवा और रोशनी, सूर्य की रोशनी यानी कि नेचुरल लाइट, इन दोनों के लिए स्पेस होगा। वेंटिलेटेड रूम्स होंगे, यानी कि हवा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया, साथ ही साथ प्रॉपर वेंटिलेशन आपको दिखेगा। इसके थर्ड पॉइंट अगर आप यहां देखेंगे कि यहां पर आर्टिफिशियल रिजर्वायर, जिनको बावली बोला जाता है, बावली, उसका यूज किया जाता था ताकि आपके यहां ठंडक बनी रहे, कूलिंग इफेक्ट वहां पर बनी रहे, यानी ठंडापन रहे वहां। इसका मतलब यह होगा कि आपने देखा क्या है कि एनवायरमेंटल एडेप्टेशन इन आर्किटेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। लार्ज विंडोज, वेंटिलेटेड रूम्स, फिर उसके बाउलीज जो कि आपके लिए आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे क्या कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के अलावा, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन के अलावा यहां पर में मजबूती को भी बहुत ध्यान दिया गया, स्ट्रेंथ को भी बहुत फोकस किया गया। इसमें एक सिस्टम और यूज किया गया था जो कि बहुत पहले तुगलकों ने यूज किया था, दैट वाज बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। ये बार्टर सिस्टम आपने देखा था, ये है कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ये कि तुगलक ने यूज किया था। आपको याद होगा कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, दिस वर कॉल्ड तुगलक्स। मैं इसको लिख दूं पेन से, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें क्या है, ये इंट्रोड्यूस्ड बाय तुगलक्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय तुगलक्स, ये तुगलक्स के द्वारा, ठीक है। सो ये तुगलक के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तुगलकों के द्वारा किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बार्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ताकि इसमें मजबूती बने रहे, ठीक है। सो इसको तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया और फर्दर आप देखेंगे मालवा स्कूल के आर्किटेक्चर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाना शुरू कर दिया गया था। अब इसके कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम लोग बात कर लें। इसमें रानी रूपमती पवेलियन, जहाज महल, असरफी महल, ठीक है, ये सब के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि किस में बनाए गए हैं, मालवा स्कूल में बनाए गए हैं। धार और मांडू में ही आपके पास आर्किटेक्चर आपको देखने को जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजों को याद भी करते जा रहे होंगे, समझते जा रहे होंगे, याद करते जा रहे होंगे, दिमाग में बिल्कुल बिठाते हुए जा रहे होंगे, बिल्कुल बिठा करके रख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ गया, गुड, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाइए बीजापुर स्कूल, ठीक है। जो बीजापुर स्कूल है ना, जो बीजापुर स्कूल है, इसको पैटर्नाइज किया था बीजापुर के एक शासक है जिनका नाम है आदिल शाह। आदिल शाह जो है अपने आर्किटेक्चरल एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। ही इज नोन फॉर हिज आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। जो वास्तुकला का जो कार्य है इसके लिए वो जाने जाते हैं, आदिल शाह, ठीक है, बीजापुर के आदिल शाह। अब इन्होंने जो आदिल शाह है, इन्होंने क्या किया, कई इनके समय में मॉस्क बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, आई मीन बीजापुर स्कूल्स में टूम्स बनाए गए, प्लेसेस का निर्माण किया गया, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्या कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें आर्क्ड फैकेट का यूज तो किया गया, वो है 3 आर्क्ड फैकेट्स, ठीक है ना, एंड बल्बस डोम। आप देखेंगे जो विशालकाय है डोम, वो बनाया गया, बल्बस शेप में बनाया गया था, एंड वेयर ऑलमोस्ट स्फेरिकल विथ अ नैरो नेक। ये इसकी पहचान है जो आपको याद रखना होगा, ये इसकी पहचान है। यूज ऑफ 3 आर्क्ड फैकेट एंड बल्बस डोम एंड वेयर ऑलमोस्ट स्फेरिकल एंड अ नैरो, आपके पास क्या होगा, नेक होगा, नैरो नेक, राइट। सो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस स्कूल में पहली बार क्रॉनिसेस यानी कि छज्जे निकालने की परंपरा की शुरुआत होती है। जो छज्जा है, ठीक है ना, जो आप जनरली देखेंगे जो कॉर्निसेस हैं, कॉर्निसेस जो कि छज्जा होता है,
वो राजपूत शैली में आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हम लोग मेंस में बात कर पाएंगे, वो सारी चीजें पॉसिबल अभी है नहीं कि डिस्कस करना, तो मैं मेंस में बात करूंगा। ये मैंने आपको प्लस पे पढ़ा भी रखा है, तो आप देखेंगे डिटेल में सारी चीजें अवेलेबल भी हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या है, क्रॉनिसस यानी कि छज्जा निकालने की परंपरा की शुरुआत होती है। सो क्रॉनिसस यू कुड फाइंड हियर, छज्जा यहां पर निकाला जाता है। छज्जा आप लोग समझते होंगे कि मान लीजिए कि कोई भी बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है ना, अब इसके अंदर मान लेते हैं कि यहां पर कोई विंडो है, तो विंडो के अंदर ये दिस इज कॉल्ड कॉर्निसस, दिस इज कॉल्ड छज्जा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड छज्जा, ठीक है। ये विंडो है तो यहां आपको देखने को मिलेगा, दैट्स कॉल्ड कॉर्निसस, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? इतनी बातें स्पष्ट हैं? फटाफट मुझे प्लीज बता दीजिए, इतनी बातें स्पष्ट हैं? फटाफट मुझे बताएं, तब तक मैं 2 घूंट पानी का पी लूं। चलिए, आप लोग थोड़ा ध्यान रखते होंगे क्योंकि मेरी गला सूखने लगता है। उसका कारण क्या है कि मैं बहुत जल्दी बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। मेरे बच्चों के लिए, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अभी तक, उनका कुछ नुकसान ना हो जाए। तो जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वहां से कुछ आए तो निश्चित तौर पर आप कर ले जाएं, ये मेरा प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं का आदर करेंगे और मेरा जो आपके प्रति लगाव है उसका भी सम्मान करते हुए आप आगे बढ़िए। आगे आगे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। निश्चित तौर पर उसका सम्मान भी करते होंगे। सो बीजापुर स्कूल ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करें इस बीजापुर स्कूल में क्या कि आयरन के क्लैंप्स यूज किए गए। क्लैंप्स आप जानते हैं आयरन के, यानी कि लकड़ियों के जो आप दरवाजे होते हैं उसमें क्लैंप यूज किया जाता है, दिस शेप का होता है, जिसकी वजह से ये मूव करता रहता है। क्लैंप का यूज किया गया। अन स्ट्रॉन्ग प्लास्टर ऑफ मोर्टार वाज यूज्ड, ठीक है। मोर्टार आप जानते हैं कि सीमेंटिंग मटेरियल है, जो कि स्ट्रॉन्ग प्लास्टर होता था, उसको यूज किया गया, जो कि बिल्डिंग को मजबूती प्रदान करता है, दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग इन बीजापुर स्कूल, ठीक है। दूसरी बात क्या देखेंगे कि यहाँ जो वॉल्स हैं उनके दीवालों के ऊपर में आपको रिच कार्विंग्स मिलेंगे। कार्विंग मतलब उत्कीर्ण, जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, लिखावट जो होता है, डेकोरेशन है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, रिच कार्विंग्स यू कुड फाइंड ऑन द वॉल्स, ठीक है ना। डेकोरेशन में, डेकोरेशन बाय रिच कार्विंग्स ऑन वॉल्स। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके पास, गोल गुंबज, गोल गुंबज है, जो कि मौसोलियम है किसका, आदिल शाह का। इनका ये मकबरा है जो कि बीजापुर में उपलब्ध है। राइट सर्स एंड मैम्स, आई होप कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, आगे हम लोग बात करें। ये आपके पास गोल गुंबज दिख रहा होगा, ये आदिल शाह का मकबरा है, गोल गुंबज। यू कुड इमेजिन, सी आप देख लीजिए इसमें कितना ये भव्य आपको दिख रहा होगा। वॉल के ऊपर में आप देखेंगे कि यहां पर मैं आपको अंदर से दिख नहीं पा रहा है, यहां पर आपको डेकोरेशंस दिखेगा, डेकोरेशंस दिखना ये आप देख पा रहे होंगे। फिर छज्जा क्रॉनिसस भी आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये छज्जा वगैरह आपको दिख रहा होगा, क्रॉनिसस ये आप देख पा रहे होंगे। एवरीवेयर यू कुड फाइंड इट, ठीक है। सो अंदर के वॉल पे आप जाएंगे तो डेकोरेशंस भी आपको जबरदस्त देखने का मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं सर्स एंड मैम्स? प्लीज मुझे बताएं, फटाफट मुझे प्लीज बताइए, प्लीज मुझे बताएं फटाफट, ठीक है सर्स एंड मैम्स। चलिए अब आइए हम लोग मुगल आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। मुगल आर्किटेक्चर, ये यहां से हम लोग बात करेंगे, शुरू करते हैं मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है ना, यहां से शुरू हो रहा है अपना मुगल आर्किटेक्चर। फटाफट मैं इसे भी निपटा दूं आपके लिए, मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। अब देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इन पानीपत एंड रोहिलखंड। अब ये जो है बाबर जब आया तो आप देखेंगे जो बाबर आ रहा है यहाँ पे, तो आपको मालूम है कि फरगना की कहानी आपको मन में, हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा मैं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं केवल क्या, आर्ट एंड कल्चर। तो आपको उनके बाबर के बारे में मालूम होगा कि बाबर के पास इतना टाइम नहीं था जब यहाँ आया तो इवन वो अपने एम्पायर को कॉन्सोलिडेट कर पाए, संगठित करके रख पाए। सो इट वॉज वेरी टफ फॉर हिम कि वो चीजों को कॉन्सोलिडेट कर पाए। तो वो कॉन्सोलिडेशन में था नहीं, उसके पास समय भी बहुत कम था, बहुत कम उसके पास टाइम अवेलेबल था, तो बहुत कम वो क्या करेगा, कुछ आर्किटेक्चरल एक्टिविटी को कर पाएगा। फिर भी उसके बावजूद भी आप देखेंगे कुछ जगहों पे उसने मस्जिदों का निर्माण करवाया। एक यहाँ पे हरियाणा के पानीपत में और दूसरा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड में, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्टिविटी, नॉट मच कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ मस्जिदें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ मॉस्क हैं जो कि पानीपत और आपको कहां, रोहिलखंड में बाबर के द्वारा बनाया हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके इनका बेटा आता है जिनका नाम है हुमायूं। हुमायूं के साथ भी सेम समस्या थी। हुमायूं जब यहां आते हैं तो हुमायूं जब गद्दी पर बैठेंगे तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। उनके जो चैलेंज थे, उनको कई फ्रंट पे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था। एक तो खुद उनके भाइयों की तरफ से हिंदाल, कामरान, अस्करी, जितने भी लोग हैं वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करें, और दूसरी तरफ पूर्वी अफगान। और पूर्वी अफगान में जो एक बहुत बड़ी ताकत उभर के आ रहा है वो है शेर शाह, जिसका नाम उस समय शेर शाह जो फरीद था, जो आगे चल करके शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाएगा, वो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था। सो पूर्वी अफगान की समस्या और साथ ही साथ उनके जो भाई थे, ब्रदर्स थे, वो भी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे।
ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इसका मतलब यह हो गया कि जो हुमायूं का जो समय था वो भी खुद शांति प्रिय समय नहीं था। और आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, आप शांत रहें, आपके पास रेवेन्यू ज्यादा रहे तो आर्किटेक्चर पे ज्यादा ध्यान रख पाएंगे, दे पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी, इन सारी कंस्ट्रेंट के बावजूद भी आपने देखा यह होगा कि हुमायूं के समय में कुछ कंस्ट्रक्शंस भी किए गए। उन कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सो बैकग्राउंड ऐसे दिमाग में रहेगा तो कभी भी आपके पास अगर कोई सवाल स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, अगर रीजन लगाना आ गया, मैंने बोला ना अभी आज आपने देखा, ये प्रदीप सिंह जी ने भी बोला, ऑल इंडिया रैंक ने 1 ने भी बोला कि आपके पास फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए और आपके पास अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना चाहिए, कूल और कंपोज रहना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे प्रश्न आपके रीजनिंग बेस्ड होते हैं, यानी कि आपने उसके बारे में पढ़ा है लेकिन डायरेक्टली वो फैक्ट आपके सामने नहीं दिख रहा है, बल्कि आपको चीजों को इंटरफेयर करना पड़ेगा, इन्फर करना पड़ेगा, आंसर्स को लाना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। तो आप ये देखेंगे यहां पर में कि यहां पर क्या है कि यहां पर में बहुत ज्यादा एक्टिविटी तो हुई नहीं कल आर्किटेक्चर की। उसके पीछे का कारण क्या है कि हुमायूं का जो पर्सनल लाइफ था, जो पॉलिटिकल लाइफ था, वो दोनों का दोनों डिस्टर्ब था। ठीक है, इनफैक्ट हुमायूं को देखेंगे क्या कि उनको 15 साल के लिए एक समय से दिल्ली की सल्तनत से बाहर निकलना भी पड़ेगा, बादशाहत खत्म हो जाती है उनकी और यहां पर शेरशाह सूरी का बीच में पीरियड आता है। और फिर जब वो वापस रिक्लेम करते हैं मुगल एम्पायर को, जब फिर से वो ले पाते हैं, लेकिन उसके कुछ महीनों के भीतर ही उनका देहांत हो जाता है। दैट वाज अ ट्रेजिक एंड। सो हुमायूं के पास टाइम ही नहीं था, ना तो पर्सनल लाइफ में, ना ही उनके पास इतना अपना था कि पॉलिटिकल लाइफ में कि वो टाइम इन सारी चीजों के ऊपर दे पाते और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हो पाता। राइट, सो दिस इज द थिंग। हुमायूं, आप देखेंगे हुमायूं ने जो कुछ भी बनवाया इसके बावजूद भी आप देखेंगे यहां पर पर्शियन स्टाइल का यूज किया गया। पर्शियन, ठीक है ना, पर्शियन स्टाइल का, फारसी स्टाइल का प्रयोग किया गया। और यहां उन्होंने एक शहर बनाने की कोशिश करी थी, दीन पनाह, ठीक है ना, सिटी, जो कि इनकंप्लीट रह गया। दैट वाज इनकंप्लीट सिटी, दीन पनाह। इनकी शुरुआत उन्होंने करी थी, आगे चल करके शेरशाह के समय में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, सो ये है आपके पास दीन पनाह, जो इनका एक अचीवमेंट है, दैट इज कॉल्ड दीन पनाह, पर्शियन स्टाइल, इनकंप्लीट सिटी, दीन पनाह। राइट, नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करें शेरशाह के बारे में। आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से हुमायूं के साथ उनकी लड़ाई होती है। चौसा और कन्नौज की लड़ाई के बाद फाइनली हुमायूं को भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है शेरशाह के द्वारा, और शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर में कमांड कर लेते हैं और सूरवंश की स्थापना। और इससे देखेंगे कि सूरवंश की स्थापना के साथ ही मुगल पीरियड में दूसरे अफगान वंश की स्थापना होती है। पहला दिल्ली सल्तनत में होगा जब जो है लोधी एम्पायर की स्थापना होती है, और दूसरा अफगान वंश होता है सूरवंश। ठीक है, इन बातों को भी प्लीज याद रखिएगा आप लोग, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो शेरशाह, आप देखिए किला कोहना का निर्माण किया। जब शेरशाह आता है तो इसने किला कोहना का निर्माण किया। वो क्या किया, दिल्ली में। ये जो पुराना किला आप लोग जानते होंगे, मॉस्क ऑफ ओल्ड फोर्ट, इसका नाम है किला कोहना। ये बहुत ही फेमस मॉस्क है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किला कोहना जो मॉस्क है, इसका निर्माण किसने करवाया और ये कहां अवस्थित है, वेयर इट इज लोकेटेड। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्स एंड मैम्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने एक फेमस रोहतास फोर्ट बनाया, रोहतास का किला बनवाया, रोहतास फोर्ट। ठीक है, रोहतास फोर्ट, ये नाम से स्पष्ट है। ये आप देखेंगे कि आपको कुछ किताबों में ये गलती से पाकिस्तान में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इन पाकिस्तान, दैट इज इन बिहार, रोहतास फोर्ट। ठीक है, रोहतास का किला भी आपको देखने को मिलेगा ये बिहार में। ठीक है, इसके अलावा पटना में इन्होंने क्या किया, शेरशाह सूरी, इनकी कर्म भूमि रही है पटना, जो आज बिहार की राजधानी है। यहां उन्होंने अफगान शैली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम है शेरशाह सूरी मस्जिद, पटना अफगान स्टाइल में। ठीक है, इसको भी प्लीज याद रखिए। शेरशाह सूरी मस्जिद है जो कि अफगान स्टाइल में बनाया गया, शेरशाह सूरी मॉस्क मस्जिद इन पटना। कहां है ये, तो आपको ये याद रखना है सर, दिस इज इन पटना। ठीक है, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, यहां पर में लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके की चीजों को जरूर पूछता है कि कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल्स पता होना चाहिए जो कि काम का है। तो यहां जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो करवाया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा, वो जनरली रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया, जो मटेरियल यूज किया गया है। राइट, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, शेरशाह सूरी मस्जिद इन पटना इन अफगान स्टाइल, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, फटाफट हम लोग क्विक लुक कर लेते हैं। किला कोहना आपने देख लिया, अब ये आता है अकबर का समय। ठीक है, अकबर का समय। ठीक है, अकबर के समय में देखेंगे क्या कि यहां पर जो यूज होता है, जो मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, दैट इज कॉल्ड रेड सैंडस्टोन, यानी कि लाल बलुआ पत्थर है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर। यहां देखेंगे क्या कि इसने ट्यूडर आर्क को करके इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या होता है ना कि आर्क जो होता है ये 4 सेंटर्ड आर्क होते हैं, 4 सेंटर आर्क आपने देखा होगा। ठीक है, ये आर्क आता है। ठीक है,
सो दिस इज कॉल्ड ट्यूडर आर्क, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके आप याद रखेंगे कि ट्यूडर आर्क किसके समय में ये शुरू किया गया। ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है आपके लिए, और आपके लिए स्टेटमेंट के अलावा आपके फ्लो में भी आपसे पूछ सकता है सीधा ऑब्जेक्टिवली भी कि आर्किटेक्चर में, मुगल आर्किटेक्चर में जो ट्यूडर शैली है, जो ट्यूडर आर्क है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। और ये होता क्या है? ये 4 सेंटर आर्क्ड है, 4 सेंटर आर्क्ड है, ठीक है। अब इनिशियली देखेंगे कि इसने जो भी आर्किटेक्चरल एक्टिविटी की है, इसमें इसके शुरुआती दौर में आप देखें इनकी मदर के द्वारा किया गया, जिनका नाम है हमीदा बानो बेगम, यानी कि सी वाज द वाइफ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की पत्नी थी। तो हमीदा बानो बेगम ने कुछ शुरुआती स्थापत्य के काम यहाँ के हमीदा बानो बेगम ने, या इनको बेगा और बेगम भी कहते हैं, इन्होंने अपने पति यानी कि अकबर के फादर हुमायूं टुम्ब का निर्माण करवाया था। दैट इज कॉल्ड हुमायूं टुम्ब। और ये जो हुमायूं टुम्ब है, ये अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और ये दिल्ली में स्थित है। दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली। ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा आप ये जानते होंगे, हुमायूंस टुम्ब, ठीक है। टुम्ब इन द मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। और शायद आपको मालूम होगा, जब आप लेटर मुगल पीरियड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि यहां पर में सैकड़ों जो मुगल प्रिंस हैं यानी कि राजकुमार है, उनके मकबरे इसी के अंदर बनाए गए हैं, हुमायूं टुम्ब के अंदर ही। और आपको करंट में मैं एक बात बता दूं कि दारा शिकोह का जो मकबरा भी है, दारा सिकोह का, वो भी इसी के अंदर है। सिकोह का जो मकबरा है वो भी इसी के अंदर है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बताया गया है कि दारा सिकोह के मकबरे को यहां ढूंढो कि कौन सा है, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि औरंगजेब ने उसके हेड को भी सीज कर दिया था और उसके यहां पर उसको दफना दिया गया था, लेकिन ये पता नहीं है कि क्योंकि उस पर नाम नहीं लिखे गए, नाम लिखने की परंपरा ही नहीं थी। जो लेटर मुगल में जो प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, उन सबों का वहां देखेंगे क्या कि उनके नाम नहीं लिखे गए, और दारा सिकोह के मकबरे पे भी नाम नहीं लिखा गया। सो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि दारा सिकोह के बारे में याद रखें। इस बार के लिए दारा सिकोह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्सनालिटी को जरूर याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम फॉर यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज याद रखेंगे दारा सिकोह, दिस पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल याद रखिएगा इनके क्रिएशंस को लेकर के। पॉलिटिकल कारण है, मैं बताऊंगा बाद में, अभी या शायद मैंने ऐसे बता भी रखा है आपको, लेकिन बस मेरी बात मान के इसके ऊपर ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, हम देखते क्या है। इट वॉज फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है ना, ये पहला बिल्डिंग था, बिल्डिंग जहां पर मैं एलिगेंटली यूज किया गया रेड सैंडस्टोन को एंड व्हाइट मार्बल को। आप देख पाएंगे जब हुमायूं का मकबरा आप देखेंगे तो रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल दिखाई देगा। सो यहां पर लाल बालुआ पत्थर का यूज किया गया, और साथ ही साथ श्वेत जो संगमरमर है उसका भी यूज किया गया। और पहली बार यहां देखेंगे कि आर्क और डोम मेथड का ना फुल फ्लेजेड यूज किया गया। आर्क को भी और डोम को भी, दोनों को बहुत ही तरीके, शानदार तरीके से यूज किया गया है मैसिव लेवल पर में। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो फुल फ्लेजेड यूज ऑफ आर्क एंड डोम मेथड चार बाग शैली में। चार बाग भी मैंने आपको बता रखा था कि एक स्क्वायर को इमेजिन करें, जो चार बाग जो गार्डन शैली होता है, दिस इज गार्डन 1 2 3 एंड 4, दैट इज कॉल्ड चार बाग शैली, ठीक है, इसमें बनाया गया। सो फुल फ्लेजेड यूज ऑफ आर्क एंड डोम मेथड एंड चार बाग जो गार्डनिंग सिस्टम है उसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। सर्स एंड मैम्स, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। दूसरा देखेंगे क्या कि शुरुआत दौर में जो अकबर है, अकबर ने क्या किया, अकबर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, ठीक है, शुरू में किया दिल्ली में निर्माण करवाना, बट बिफोर कंप्लीटिंग he shifted the capital to Fatehpur Sikri. So Akbar was the first who incorporated ट्राबियट आर्किटेक्चर। ट्राबियट आपको याद होगा ना, जो कि हिंदुस्तानी शैली थी, क्योंकि आप जानते हैं कि अकबर की जो कुछ पॉलिसी थी, राजपूत पॉलिसी और उनकी जो हिंदू पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर में राजपूतों का इंपैक्ट था, इसलिए जो आर्किटेक्चर है उसमें देखेंगे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस मिलेगा। और जो काफी कंस्ट्रक्शन का काम अकबर के द्वारा करवाया गया है, फतेहपुर सीकरी में करवाया गया, उसके ऊपर देखेंगे जो ट्राबियट शैली है, जो कि इंडिया की अपनी पारंपरिक शैली है, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। याद रखिएगा सर, याद रखिएगा। इंडो सार्सनिक, इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है आर्किटेक्ट स्टाइल है, लेकिन चूंकि अकबर की अपनी पॉलिसी थी, हिंदू पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी, इसलिए उसके आर्किटेक्चर पे भी इसका इंपैक्ट दिखाई देगा। एंड दैट्स व्हाई ही फॉलोड व्हाट ट्राबियट आर्किटेक्चर इन इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। सो इनकॉर्पोरेटेड, फर्स्ट रूलर टू इनकॉर्पोरेट व्हाट ट्राबियट आर्किटेक्चर इन इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया ऑफ इंडिया, राइट सर्स एंड मैम्स। चलिए प्लीज डोंट फॉरगेट इट। जितनी चीजें बता रहा हूं, जितना एनालाइज करके बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें अपने मेंस की क्लास में बेहतरीन तरीके से हम लोग करते हैं। मैं बार बार बोलता रह रहा था कि चीजों को आप क्या करें, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करें। He incorporated the concept of ranging balconies from Rajput architecture and used lintel roof and शिखर dome,
राजपूत आर्किटेक्चर एंड सिफल डोम स्ट्रक्चर इनसाइड द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी में कई बिल्डिंग उन्होंने बनाए, जोधाबाई पैलेस, बिरबल पैलेस, जहांगीरी महल, इबादत खाना, दीवाने आलम, आम, ये आलम नहीं है आम, दीवाने खास, सलीम चिश्ती का पांच महल, ठीक है ना, पांच महल, ठीक है। टेम्पल ऑफ गोविंद देव इन वृंदावन टू रेस्पेक्ट फीलिंग ऑफ जोधाबाई, बुलंद दरवाजा, रेड सैंडस्टोन। तो ये सारी जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। जो गोविंद देव टेम्पल है वृंदावन में, वो जोधाबाई की फीलिंग को सम्मान देने के लिए बनाया गया था, अकबर की विक्ट्री ओवर गुजरात। और ये जो बुलंद दरवाजा है वो दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे, लार्जेस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड है ये। इतनी चीजों को प्लीज सर्स याद रखेंगे। मेरे ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जैसा मैं कह रहा हूं प्लीज याद रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको आईएएस बनते देखना, मैं चाहता हूं आपको आईपीएस बनते देखना। सो डोंट, मैं थोड़ा सा मुझे भी लेकर थोड़ा भावुक रहा करें आप लोग, संवेदनाओं में रहे मेरे साथ आप लोग, क्योंकि आप जब तक मेरे साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे तब तक आप मेरी बातों को सुनेंगे नहीं। आपका भरोसा मेरे ऊपर आना चाहिए, तभी आपको मेरे प्रति इमोशंस आएंगे, और जो मैं कहता हूं वो आपके लिए रियली काम का होने वाला है। जहांगीर आ जाइए, देखेंगे इस समय क्या है कि जो मेजर आर्किटेक्चरल एक्टिविटी हो रही है वो किसके द्वारा किया गया है, वो नूर जहां के द्वारा किया गया है। बट जहांगीर ऑल्सो क्रिएटेड सम आर्किटेक्चरल एक्टिविटी। अब देखिए जब जहांगीर का समय आता है तो जहांगीर का जो पीरियड है वो जाना जाता है पेंटिंग्स के लिए, चित्रकला के लिए। सो ये जो है ये जाना जाता है किसके लिए, फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए जाना, जेनिथ है ये, पेंटिंग है, जेनिथ है ये। इसके समय मुगल जो है वो अपना जो पेंटिंग है वो अपने जेनिथ पे है, मुगल पेंटिंग जेनिथ पे आ रहा है, ठीक है। और आर्किटेक्चर में देखेंगे जो जेनिथ आता है वो शाहजहां के समय में आता है। शुरुआती दौर में देखेंगे कि नूरजहां ने स्थापत्य के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में यहाँ पर कई काम किया उन्होंने, नूरजहां ने। बट जहांगीर ऑल्सो क्रिएटेड सम आर्किटेक्चरल एक्टिविटी। अगर हम लोग बात करें नूरजहां के बारे में, तो नूरजहां ने आगरा में अपने पिता इत्मादौला का मकबरा बनवाया। किसने बनवाया, मकबरा, नूरजहां ने। और ये जो मकबरा है इत्मादौला का, ये बहुत महत्वपूर्ण मकबरा है। कारण क्या है कि इस मकबरे में सबसे पहली बार क्या है, पित्रादुरा शैली का यूज किया गया, फर्स्ट टाइम इसका यूज किया गया। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली पित्रादुरा वाज। आपको याद होगा पित्रादुरा मैंने कल परसों ही बताया था कि मार्बल के ऊपर में एक तरीका देखेंगे फ्लोरल मोटिव्स बनाया जाता था, जिसके एम्बेडिंग का काम किया जाता था, मेटल्स को और स्टोन्स को। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, दैट व्हाट इज पित्रादुरा, ठीक है, पित्रादुरा। सो पहली बार यूज किया गया ये किसमें, इत्मादुल्ला का मकबरा में। ये है कहां, आगरा में, दैट इज इन आगरा, ठीक है, राइट। सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखेंगे कि जहांगीर ने कंस्ट्रक्टेड हिज ओन टॉम, मोती मस्जिद इन लाहौर। इसने अपना जहांगीर का ने अपना मकबरा भी बनवाया, मोती मस्जिद बनवाया लाहौर में। और ये पहला है फर्स्ट मुगल वर्क मेड कंप्लीटली ऑफ व्हाइट मार्बल, जो कि इसका जो मकबरा है वो पहली बार ऐसा है कि पूरा का श्वेत संगमरमर का बना हुआ है, श्वेत संगमरमर का, मोती मस्जिद, ये दिस इज कॉल्ड मोती मस्जिद, जो कि आपका लाहौर में है। दैट इज द फर्स्ट आपका मुगल वर्क है जो कि व्हाइट मार्बल में बनाया गया है। इसके अलावा उसने कश्मीर में शालीमार गार्डन, जो आप जानते होंगे कश्मीर में शालीमार गार्डन बहुत ही फेमस है, यह भी जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, मेरे साथ साथ आप लोग चल पा रहे होंगे, ठीक है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार फटाफट दिल की बातें निकालते रहिए। कभी मैं देखूं तो मुझे लगना चाहिए कि नहीं मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, मेरे लिए वो भावुक है, सेंटिमेंट में, इमोशन में है, ताकि जो मैं बात बोलूं तो इमोशनल होकर बोलूं तो आपके दिल तक वो बातें पहुंचनी चाहिए, ठीक है। शाहजहां, ये जो पिक्चर है ना, यहां पर आर्किटेक्चर का ये जेनिथ रहा हुआ है, मुगल पीरियड में जेनिथ रहा हुआ है, ठीक है। ये जेनिथ शिखर रहा हुआ है, ठीक है, क्लाइमेक्स है, ये जेनिथ है। रेड फोर्ट ऑफ आगरा, ये उसने कंप्लीट करवाया, कहां, आगरा में, ठीक है, आगरा में कंप्लीट करवाया। और दिल्ली में रेड फोर्ट का निर्माण करवाया, जो अकबर ने इसे शुरू करवाया था, ठीक है, ये हुआ नहीं, सॉरी जहांगीर ने। और ये जो है सो इसको पूरा करवाता है कौन है, रेड फोर्ट आगरा को शाहजहां ने कंप्लीटेड। और रेड फोर्ट को दिल्ली में निर्माण करवाने वाला कौन है, वो है शाहजहां। इस दोनों को याद रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए आ जाइए। दूसरा क्या है कि इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। बादशाही मस्जिद कहां है, दिस इज इन लाहौर, ठीक है। जामा मस्जिद इन दिल्ली, ठीक है। जामा मस्जिद जो आप देखेंगे लाल किला के जस्ट सामने है, वो जामा मस्जिद का निर्माण करने वाले भी कौन है, तो ये आपके शाहजहां ही है, शाहजहां, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे आपको जामा मस्जिद का ये इमेज दिख पा रहा होगा, ये एक पवित्र जगह, ये पाकिस्तान जामा मस्जिद आपको दिखाई दे रहा होगा। जामा मस्जिद जो कि रेड फोर्ट के जस्ट अपोजिट में है। इसके आर्किटेक्चर को आप देख पा रहे होंगे, डोम के साइज को आप देख पा रहे होंगे, इससे बहुत सारी चीजों का आपको अंदाजा लग सकता है। मीनार्स को आप देख पा रहे होंगे, गेटवे को आप देख पा रहे होंगे। तो आपको जो मैंने बताया था वो सारी चीजें आपके दिमाग में निश्चित तौर पर होंगी। ये सारी चीजें आपको मुझे बताने की
कतई जरूरत नहीं है, वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सो आई बिलीव यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलिए, मीनार्स भी आप लोग देख पा रहे होंगे, मीनारेट्स, ठीक है, सर्स एंड मैप्स। नेक्स्ट आ जाइए, डन। नेक्स्ट आ जाइए, इसने शाहजहानाबाद शहर बसाया दिल्ली में। दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद शहर बसाया। दिल्ली 7 नगरों से मिलकर बना हुआ है। ताजमहल उसने अपनी बेगम की याद में बनवाया, अर्जुमंद बानो बेगम। और ताजमहल में भी आपको याद होगा डबल डोम का यूज किया गया है, डबल डोम ठीक है ना। याद है, आपको बताया था डबल डोम का क्या क्या है, यूज किया गया है, यूज ऑफ डबल डोम, नॉट इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ डबल डोम, ये याद होगा, ये किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, औरंगजेब। मुगल आर्किटेक्चर यहां डिक्लाइन करना शुरू होगा। मुगल आर्किटेक्चर डिक्लाइन करेगा क्योंकि आपको पता है उसके पीछे का कारण भी मैं बता दूं कि जहांगीर था, उसने जो है राजकोष का पैसा पेंटिंग में बर्बाद किया। शाहजहां ने जो पैसा है उसने बिल्डिंग बनवाने में बर्बाद कर दिया। औरंगजेब के बारे में जितना बोला जाता है कि जितना बुरा था, वो इतिहासकार मानते हैं कि उतना बुरा नहीं था जितना इसको बदनाम कर दिया गया। अपने पर्सनल लाइफ में वो, जैसे आप जानते होंगे कि बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, वीणा का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, ये बहुत बढ़िया वीणा बजाता था, वीणा प्लेयर, ठीक है, ये वीणा प्लेयर था, एक्सपर्ट वीणा प्लेयर था ये मुगल एम्पायर में, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था, आपको मैं बता दूं कि इसने म्यूजिक को बैन कर दिया था, अपने कोर्ट में, ठीक है। आप जानते होंगे कि ये बिल्कुल म्यूजिक के खिलाफ था, लेकिन खुद अपने पर्सनल लाइफ में ही वाज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर। आपको शायद मालूम होगा कि जो हिंदू मनसबदार हैं, इनको रखने की परंपरा शुरू किया था किसने, अकबर ने। इसके समय में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार हुआ करते थे, हिंदू मनसबदार थे, ठीक है, हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा, मैक्सिमम हिंदू मनसबदार थे किसके समय में, औरंगजेब के समय में। मनसबदार हिंदू मनसब सबसे ज्यादा थे किसके समय में, औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा थे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यही बात मैं कहने की कोशिश करूं कि जितना इसको बदनाम किया गया उतना ही बेचारा बुरा था नहीं, लेकिन हाँ, इसकी कुछ रियलिटीज थी, कुछ वास्तविकताएं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि शासन करने के लिए आपको कई बार कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, कई बार अपना समर्थन लेने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसका जो आउटलुक था वो एक एंटी हिंदू आउटलुक दिखाई देता है, ठीक है, एंटी हिंदू आउटलुक दिखाई देता है। दूसरी बात देखेंगे क्या कि इसके पास बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, शाहजहां और जहांगीर के लाविश खर्चे की वजह से राज खजाना खाली हो चुका था। साथ ही साथ इसके लिए दक्षिण का जो अभियान था वो इसके लिए अल्सर की तरफ प्रूफ हुआ, ठीक है ना, अल्सर की तरीके से प्रूफ हुआ। ये हमेशा अपना दक्षिण का अभियान जो है सो करता रहता था, और जानते ही होंगे शायद कि इतना फ्रिक्वेंट होता दक्षिण का अभियान कि इनकी जो प्यारी बेगम थी उनका निधन भी दक्षिण में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, और इसका भी निधन दक्षिण में ही होता है, ठीक है। सो इसके लिए हमेशा इसके पास पैसे नहीं थे। मुगल एम्पायर था, एक माइटी एम्पायर था, एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, बादशाह था, लेकिन पैसा इतना नहीं था कि आर्किटेक्चर पे ध्यान दे पाए। इसीलिए इसके समय में देखेंगे क्या कि आर्किटेक्चर का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, डिक्लाइनिंग, ठीक है। मुगल आर्किटेक्चर डिक्लाइन कर रहा था। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हो गया, ये डिसलाइक करता था फाइन आर्ट्स को, ठीक है ना, फाइन आर्ट को। मोती मस्जिद इनसाइड रेड फोर्ट का निर्माण इसने ही करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के अंतर्गत जो लाल किला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये औरंगजेब की, याद रखेंगे। ये जो मोती मस्जिद का निर्माण है कहां, आगरा में, उसका निर्माण करवाया शाहजहां ने, ठीक है ना। और यही जो है मैं यहां लिख देता हूं, ये दिल्ली वाला है मोती मस्जिद, और यही जो मोती मस्जिद है जो आपका वहां है, क्या कहते हैं, आगरा में है, इसका निर्माण कौन करवाएगा, ये करवाएगा शाहजहां। ये याद रखिएगा, ये भी याद रखना है आपको, और दिल्ली का भी याद रखना। दिल्ली का कौन है, औरंगजेब है, दिस इज बाय औरंगजेब। और जो मोती मस्जिद है आपका आगरा का, वो कौन करवा रहा है, शाहजहां। प्लीज इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा सर, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, जिसको आपको निश्चित तौर पे आपको याद रखना चाहिए। ये आपके पास याद होना ही चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा, याद होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट आइए हम लोग बात करना शुरू करें आगे। तो ये औरंगजेब की कहानी यहां पर दिख रही है। ये मोती मस्जिद का नजारा आपको दिख पा रहा होगा, ये है मोती मस्जिद। यहां पर थोड़ा ये पिक्सेलेट हो पा रहा है, शायद वो उतनी इमेज उतनी क्लियर नहीं आ पा रही होगी जितना मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा था। आई डोंट नो कि ये आपको क्लियर है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर मोती मस्जिद, ठीक है ना। ये मोती मस्जिद आपके लाल किले के अंदर दिखाई दे रहा है, कहां, दिल्ली के लाल किले के अंदर, जो कि औरंगजेब का निर्माण करवाया है। और जो आगरा का जो आपके पास जो मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है। तो प्लीज इसको देखें, ये बहुत ही एक नायाब एक क्रिएशन है, एक मुगल आर्किटेक्चर का एक नमूना है, ठीक है, राइट गाइस। चलिए आ जाइए, मैं उम्मीद करता हूं कितनी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्किटेक्चर की क्लास आपकी खत्म हो गई।
जो है आर्किटेक्चर की क्लास आपके लिए खत्म हो जा रही है एस 2.0 के लिए, ठीक है ना, खत्म हो जाती है। हालांकि हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें बात करनी थी, बट मैंने बिल्कुल रैपिड तरीके से पूरा एंशिएंट इंडिया, पूरा का पूरा मेडिवल इंडिया का आपका आर्किटेक्चर कवर करवा दिया, जो कि एक मेजर पोर्शन होता है एंशिएंट हिस्ट्री का भी और मेडिवल हिस्ट्री का भी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आजकल हिस्ट्री में से क्वेश्चन सवाल कम पूछे जाते हैं, एंशिएंट और मेडिवल से। मॉडर्न हिस्ट्री में तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन उसके अगर ऊपर कहीं फोकस किया जाता है तो आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर में खास करके आर्किटेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, इसको प्लीज और प्लीज याद जरूर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और अभी हम लोग 2:45 में एक सेशन अभी शुरू करने वाले हैं 2:45 पे। अभी आप लोग मेरे साथ वहां जुड़े, निश्चित तौर पे जुड़े। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 5 अक्टूबर का बैच है जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके पास समय नहीं है, जिन लोगों को पेपर अपियर होना है, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। देखिए आपकी तैयारी तब तक चलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं आता है। जिन लोगों ने ये सोचा कि मैंने तो पूरा साल भर जम के पढ़ाई किया है, बहुत तेजी से दौड़ते रहे, खरगोश बन गए, तो वो जीतेंगे नहीं। कछुआ बनते रहिए, रेंगते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। कंसिस्टेंसी, जो आज ऑल इंडिया रैंक प्रदीप सिंह जी ने कहा था, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो वर्ड है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। लगातार आपको चलते रहना पड़ेगा, मूव ऑन करते रहना पड़ेगा, तभी आपके सामने रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अन्यथा एक बार आप दौड़ेंगे, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर आराम करेंगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सो मैं बता दूं कि आपका 5 अक्टूबर से जो बैच शुरू हो रहा है, यू कुड ज्वाइन इट इधर थ्रू प्लस और थ्रू आइकॉनिक। आप किसी भी तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो यूज करना है, दैट इज माय कोड PAWAN10, यू हैव टू यूज दिस कोड, ठीक है। ये PAWAN10 का कोड है, आप ये यूज कीजिए। अब आपको मुझे बताने की कतई जरूरत नहीं है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आई एम एन एक्सपर्ट इंटरव्यू पैनलिस्ट, जिनको मैंने गाइड किया, मैं लेके आ रहा हूं। मैं बोलता नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे बोलने की बहुत ज्यादा आदत नहीं है, ना मैं कोई लेटर आपको दिखाता, ना मैं कुछ और करता आपके लिए। आप देखेंगे मेरा काम है, मेरा जो है वो एक्शन स्पीक करता है, जो मैं करता हूं वो आपको दिखता है। मैं बोलता बहुत ज्यादा नहीं हूं, आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स, ठीक है। अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए, मेरा गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको PAWAN10 का कोड अप्लाई करना ही होगा। आप लेंगे तो किसी के थ्रू ही जरूर लेंगे आप, लेकिन अगर आप इस PAWAN10 के थ्रू ले रहे हैं तो आपको एक परफेक्ट गाइडलाइन मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा, एक इंट्रोडक्शन आपको समय समय पर मेरे साथ, जो भी मेरे आसपास जो किसी भी प्रकार से मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनका रिजल्ट फाइनली हुआ है, चाहे वो मेंस में रहे हों, इंटरव्यू में रहे हों, प्रीलिम्स में रहे हों, कहीं भी थोड़े बहुत मेरे से जुड़े हुए अगर रहे हों, या कभी ऑन कॉल मेरे से कोई एडवाइस लिया हो, वैसे सारे लोगों से आपको मुखातिब होने का मौका मेरे साथ मिलता रहेगा। उस समय समय पर मैं उनसे गाइड भी आपको करवाता रहूंगा, जैसा मैंने अभी इस सेशन के दौरान आपके 2 टॉपर से मैंने आपको गाइड भी करवाया है। ऐसा करते रहेंगे, और जो मेरा नॉलेज है वो तो आप तक पहुंचता ही होगा। आपने देखा ही है, पॉलिटी भी मैं शिद्दत से पढ़ाता हूं, आपको आर्ट एंड कल्चर भी शिद्दत से पढ़ाया, हिस्ट्री भी बहुत शिद्दत से पढ़ाया। आपको आप जाके देखेंगे प्लस पे, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर इतने डिटेल में पढ़ा रखा है, इतने मजेदार तरीके से, कि आपको फिर कुछ ही चीज को पलट के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको पॉलिटी की जरूरत पड़ने किसी किताब की जरूरत पड़ने वाली है। मैं बस बोलता हूं किताब इसलिए पढ़िए क्योंकि नेचुरल एबिलिटी आती है रीडिंग की, नेचुरल एबिलिटी राइटिंग की आती है, इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ एक एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़िए। लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया, दैट इज फुल एंड फाइनल, उससे बाहर जाएगा नहीं। आप इस बात का आपको ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग 2:45 पे अभी सर। Till then, bye bye. Take care, everyone. With lots of love and blessings. Enjoy your day. Have a great day ahead. 2:45 पे फटाफट मिलते हैं।